सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आए दिन हमें अंडरवर्ल्ड से जुड़ी कोई ना कोई नई जानकारी किसी ना किसी पुख्ता सोर्स से मिलती रहती है और आज एक और बड़ी जानकारी लेकर आपके साथ शेयर करेंगे, जो मुंबई से हमारे सहयोगी संदेश ने भेजी है। पिछले दिनों मुंबई के रिटायर्ड एसीपी मधुकर जेंडे, जो अपने आप में बहुत बड़ा नाम रहे हैं एक ज़माने में सर्विस तक, ये वो शख्स हैं जब वो इंस्पेक्टर रैंक के हुआ करते थे तो एक नहीं बल्कि 2 बार इंटरनेशनल चार्टर अपराधी चार्ल्स शोभराज, उसको 2 बार पकड़ने का मौका जो मिला है हिंदुस्तान की पुलिस के इतिहास में, वो इन्हीं इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे को मिला है। प्यार से लोग इनको इंस्पेक्टर मधु जेंडे कहा करते थे। एक बार कोलाबा से पकड़ा था और दूसरी बार गोवा से। वो कहानी हम अपने पुराने एपिसोड्स में आपको बहुत डिटेल में सुना चुके हैं और मधुकर जेंडे काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं, एक अपनी पर्सनैलिटी की वजह से और एक अपने काम करने के तरीके से, ईमानदारी से। बहुत पुराने ज़माने में जो शाइनिंग ऑफिसर हुआ करते थे पुलिस फोर्स के, उनमें से एक थे। और जितने किस्से आप अंडरवर्ल्ड के सुनते हो जिसमें इंस्पेक्टर इसहाक बागवान का नाम आता है, वो ज़्यादा इसलिए आता है कि वो मधुकर जेंडे की टीम में थे। मधुकर जेंडे इसहाक बागवान के सीनियर थे। और जो साबिर का जो मर्डर हुआ था दाऊद के बड़े भाई का 1981 में, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन मधुकर जेंडे ने किया था और पूरे केस में जो जानकारियाँ उनके पास थी वो और किसी के पास नहीं थी। तो अपनी इस इंटरव्यू में मधुकर जेंडे ने, जो मराठी भाषा में है, उसमें बहुत सारे खुलासे किए हैं अंडरवर्ल्ड को लेकर। तो एक एक करके उन खुलासों की बात करते हैं मधुकर जेंडे ने क्या क्या कहा। चलिए हमारे सहयोगी संदेश के पास मुंबई और सुनिए। मैं सुन रहा था कहीं एक पुराने अपने रिटायर्ड एसीपी मधुकर जेंडे ने कोई इंटरव्यू दिया है मराठी में। जी जी और ये मधुकर जेंडे वही हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया था चार्ल्स शोभराज को 2 बार पकड़ के, एक बार नहीं 2 बार। जी जी एक बार गेटवे ऑफ इंडिया से पकड़ा था और एक बार गोवा से पकड़ा था जी, सही बात और है। काफी सुर्खियों में रहे हैं। एक तो इनका हाइट बॉडी बहुत लंबा चौड़ा था, एक बातचीत बहुत करते थे, पुराने जमाने का जो शाइनिंग ब्रिगेड कहते थे जिसको मुंबई पुलिस का, जी जी, उनमें से शाइनिंग ब्रिगेड में एक ये भी थे। बिल्कुल। और फिर थोड़ा कंट्रोवर्सी में आए थे। बाबू रेशम पे जो अटैक हुआ है वो अग्रीपड़ा पुलिस स्टेशन के नीचे पड़ता है, दगड़ी चाल भी उनके नीचे पड़ती थी शायद, तो जी जी, वो काफी चर्चा में रहे थे। एक्चुअली और आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर रहे थे बहुत टाइम तक। हाँ, अग्रीपड़ा के दगड़ी चाल जो है और जेल है मेरा ख्याल वो एनएम जोशी के नीचे आती है, एनएम जोशी मार्ग के नीचे। जी जी जी, हाँ, तो इन्होंने आज ही कोई एक इंटरव्यू दिया है किसी मराठी चैनल को या किसी पत्रकार को, आपने देखा वो सुना बराबर? जी, एक दो दिन पहले उन्होंने दिया इंटरव्यू, देखा है मैंने। हाँ, उसमें क्या कुछ खास खास बातें क्या है उसमें? उसमें खास खास बातें कह लो या अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड बातें कह लो, सबसे पहले तो उन्होंने ये दाऊद और पठान गैंग का जो गैंग वॉर था ना, हाँ, उसकी स्टार्टिंग के बारे में बताया। ओके। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि दाऊद हो या आमिरजादा आलमजेब हो, ये लोग स्मगलिंग में आने से पहले ना, हाँ, ये लोग क्या करते थे, जब ये लोग बहुत कम एज के थे, मान लीजिए 18 से 20 साल के, तो ये लोग क्या करते थे, क्राइम ब्रांच के खबरी का काम करते थे। ओके, और पुलिस वालों से जो कुछ खबर देने के बदले छोटा मोटा अमाउंट मिलता था वो आपस में बांट लेते थे। ओके, तो एक बार क्या हुआ, ये कस्टम के कुछ करप्ट ऑफिसर्स जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व होते हैं ना, हाँ, हाँ वैसे एक ऑफिसर था, तो वो क्या करता था, जैकेट पहन के सोने के बिस्कुट वो जैकेट में छुपा के वो टारगेटेड कस्टमर तक या मार्केट तक पहुंचाता था जो स्मगलिंग का सोना होता था। हाँ, तो एक दिन उसने क्या किया, वो जैकेट पहन लिया सोने से लदा हुआ और वैसे ही वो अपने घर पे चला गया। उसने अपने साथ वालों के साथ गद्दारी कर दी। हाँ, तो वो जो सोना था ना, जो कस्टम ऑफिसर अपने घर पे लेके गया था, वो एक मारवाड़ी के पास पहुंचना था। ओके, वो मारवाड़ी का शुक्ला जी स्ट्रीट पे एक दुकान था। ओके,
स्मगलिंग का माल वगैरह बेचने में इन्वॉल्व था वो। तो मारवाड़ी के पास सोना पहुंचा नहीं, तो वो मारवाड़ी मधुकर झंडे के पास पहुंचा क्राइम ब्रांच में कंप्लेंट करने। ओके। हालांकि वो सोना था स्मगलिंग का। हाँ। तो मधुकर झंडे साहब ने वो मारवाड़ी को कह दिया कि तुम्हारा जो कंप्लेंट है वो कंप्लेंट ही इलीगल है, क्योंकि वो माल स्मगलिंग का है, हाँ। तो उसका कंप्लेंट हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ। उसी टाइम ये दाऊद, आमिरजादा, आलमजेब वगैरह क्राइम ब्रांच के अगल बगल घूमते थे। ओके। तो इस बात का पता वो दाऊद और आमिरजादा को चला कि वो मारवाड़ी ऐसा ऐसा कंप्लेंट लेके आया है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। ओके। तो ये दाऊद और पठान गैंग ने, आमिरजादा वगैरह ने, उस मारवाड़ी को पकड़ के उसको ऑफर दिया कि तुम्हारा सोना हम रिकवर करके देते हैं, लेकिन एक अमाउंट देना पड़ेगा। ओके। उस टाइम पे वो अमाउंट कुछ 70 से 75 हजार के करीब था ओके। सोने का। हाँ। तो वो मारवाड़ी इस बात के लिए रेडी हो गया। तो ये दाऊद गैंग और पठान गैंग दोनों ने मिलके वो जो कस्टम ऑफिसर सोना अपने घर पे लेके गया था। हाँ, नहीं तभी एक ही गैंग था, तभी पठान गैंग ही था, साउथ गैंग तो था ही नहीं। हाँ मतलब ये शुरू भी सब नहीं हुआ सब था सब थे, पठान गैंग के साथ ही काम करते थे लड़के सब। हाँ, सब लोग साथ में थे उस वक्त। हाँ। तो ये सब मिलके वो ऑफिसर के घर पे गए, कस्टम ऑफिसर के घर पे, और उसको उठा के लाए, उसको मारा पीटा, और वो सोना उससे रिकवर करके वो मारवाड़ी को दे दिया। ओके। इन सब ने मिलके, तो उस मारवाड़ी ने जो पैसा दिया ना, हाँ। उस पैसे के बंटवारे को लेकर इनमें सबसे पहला झगड़ा हुआ था। ओके। ये बात झंडे साहब ने बताई, तो इनके झगड़े की शुरुआत वहां से हुई थी। ओके। दूसरी बात उन्होंने एक बताई कि हाजी मस्तान जो था, हाँ। उसको झंडे साहब ने अपने करियर में सबसे पहले तब अरेस्ट किया था जब हाजी मस्तान ने मुसाफिर खाना के अंदर एक कांस्टेबल को थप्पड़ मारा था। हाँ, वो वीटी के पास मुसाफिर खाना। हाँ, तो किसी सिलसिले में कांस्टेबल वहां पे गया हुआ था, तो थोड़ी कहासुनी हुई, तो हाजी मस्तान ने उसको थप्पड़ मार दिया। ओके। तो तब पहली बार उन्होंने हाजी मस्तान को अरेस्ट किया था। फिर उसके बाद, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि वो बहुत देर तक आगरीपाड़ा के इंचार्ज रहे थे, हाँ। तो उसमें आगरीपाड़ा से रिलेटेड या दगड़ी चार से रिलेटेड उन्होंने सबसे पहले बात ये कही थी कि रमा नाइक जो था, हाँ। जब शेट्टी गैंग का और दगड़ी चाल का झगड़ा चला, हाँ। जब श्रीधर शेट्टी दगड़ी चाल के अंदर मारा गया, हाँ। उसके बाद, और झंडे साहब का ये कहना था कि उस वक्त अरुण गवली का नाम इतना आगे नहीं आया था, वो भाईकाला की कंपनी या दगड़ी चाल की कंपनी रमा नाइक के नाम से ही चलती थी। हाँ। हाँ। तो वो कहते हैं कि जब श्रीधर शेट्टी दगड़ी चाल के अंदर मारा गया, हाँ। तो उस वक्त रमा नाइक तो वहां पे था नहीं, हाँ। लेकिन शेट्टी गैंग ने झंडे साहब को पैसा ऑफर किया कि आप इस केस में रमा नाइक को भी अरेस्ट कर लो। ओके। तो झंडे साहब ने वो जो उस वक्त पैसे का ऑफर आया था वो ठुकरा दिया था। हाँ। और ये इस बात का पता रमा नाइक को चला, तो रमा नाइक झंडे साहब की इज्जत बहुत करता था ओके। इस घटना की वजह से। तो बाद में वो कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद रमा नाइक की जो दहशत थी भाईकाला में, हाँ। उसको कम करने के लिए हमने उसका उसको बेड़िया पहना के उसका जुलूस निकाला भाईकाला में, ओके। उसके घर तक, पुलिस स्टेशन से लेके। हाँ। और रीजन ये बताया कि हमें इसके घर की तलाशी लेनी है, इसलिए हम लोग इसको लेके जा रहे हैं। ओके, वो लाल बीटा जी चाल। हाँ हाँ, लाल बिटा चिचाड़ में, सही बात है। तो बाद में जो बाबू रेशिम था, हाँ। उसको ये लगा कि इस तरह का जुलूस मेरा भी निकाला जा सकता है किसी दिन। ओके। तो उसने झंडे साहब के ऑफिस में जाके उनको रिक्वेस्ट किया कि आपको जब मुझसे किसी भी मामले में आगे चल के कोई पूछताछ करनी हो तो आप मुझे फोन कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा, ओके। लेकिन इस तरह का जुलूस मेरा कभी मत निकालना। ओके। और झंडे साहब ने एक और बात बताई, वो जब भी झंडे साहब के ऑफिस में बाबू रेशिम आता था, हाँ। तो वो अपना चप्पल बाहर उतार के अंदर आता था। ये बाबू रेशम। बाबू रेशिम, ओके। मतलब वो रिस्पेक्ट दिखाता था उनको ऐसे। तो दूसरी चीज उन्होंने बताई, ये अपना, अगर ये पढ़ा जो बाबू रेशम पे अटैक हुआ उसके बारे में कुछ बोले वो? जी जी बताया उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये कंजारीवाड़ा का विजय उत्तेकर, हाँ। बाबू रेशिम, रमा नाइक, इन लोगों ने मिलके जो समत खान को मारा ना 84 में, हाँ। उसके बाद इनके गैंग के पास बहुत पैसा आ गया था। ओके। तो बोलते हैं कि समत खान को मारने के कुछ दिनों के बाद ये जो विजय उत्तेकर है, हाँ। उसको बेटा हुआ था। ओके। तो बोलते हैं कि उसके बेटे का नेमिंग सेरेमनी था, विजय उत्तेकर के घर पे फंक्शन था। ओके। तो कंजारीवाड़ा के लोग हो गए या ये दगड़ी चाल के गैंग वाले लोग हो गए, वो विजय उत्तेकर के घर पे नाच रहे थे फंक्शन में। ओके।
तो उसने क्या किया, 100-100 के नोट उड़ाने लगा। कौन? ये विजय उतेकर। हाँ। तो बाबू रेशिम ने उसको गाली देके थप्पड़ मारा कि पैसा क्यों उड़ा रहा है। ओके। ये पहली बार इनमें झगड़ा हुआ था, वो पैसे को मतलब बाबू रेशिम और विजय कंजारी में। ओके। उसके बाद उसने वो सुधा शेट्टी का होटल था ना, हाँ। वहां पे बाबू रेशिम पे फायरिंग करवाई। ओके। और और हमारे सोर्सेस ने कुछ दिन पहले हमसे ये भी कहा था कि समद खान को मारने के लिए जो पैसा इन लोगों को मिला था, हाँ। वो पैसा वो बाबू रेशिम ने उतेकर के पास रखने के लिए दिया था। तो वो पैसा देने में भी आनाकानी करने लगा, क्योंकि उनका झगड़ा शुरू हुआ था हाँ। उस फंक्शन में। तो ये बात उन्होंने बताई। ओके। ये बात है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि बाबू रेशिम जब मारा गया हाँ। ये 7 रास्ता लॉकअप में, ओके। तो दगड़ी चाल के गैंग के लोगों को ये लगता था कि इसमें मधुकर झंडे भी शामिल है। ओके। तो ये अरुण गवली गैंग के लोग दगड़ी चाल से वो मधुकर झंडे पे अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। ओके। तब रामा नाइक ने ये लोगों को रोका, गवली गैंग के लोगों को, कि मधुकर झंडे बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, वो ऐसा नहीं कर सकते, तो तुम लोग उन पे अटैक मत करना, ये आगे जाके मामला बढ़ सकता है। ओके। हाँ, ये बात झंडे साहब ने बताई। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि बाबू रेशिम जब मारा गया लॉकअप में, हाँ। उसके बाद अभी हम सबको मालूम है कि दगड़ी चाल में नवरात्रि का उत्सव बहुत बड़े लेवल पे मनाया जाता है। हाँ। तो 87 में जब नवरात्रि का उत्सव यो देवी के विसर्जन का जुलूस निकलने वाला था, हाँ। तो ये दगड़ी चाल के आपने लोगों ने, 2 साल पहले नवरात्रि गई है मेरा ख्याल। नहीं। नहीं हाँ, ये अभी जन्माष्टमी से पता नहीं कोई और कोई त्योहार था ना 2-4 दिन पहले। ये अभी चैत्र नवरात्रि थी। वो दशहरे वाली नवरात्रि अलग होती है जो अक्टूबर में आती है। ओके। ओके। तो 87 के मार्च में जब बाबू रेशिम मारा गया ना, हाँ। उसके बाद वो अक्टूबर में नवरात्रि का जुलूस था विसर्जन के लिए। ओके। तो दगड़ी चाल के लोगों ने क्या किया, उस विसर्जन की जुलूस में वो बाबू रेशिम का एक बड़ा सा कटआउट पोस्टर लगा दिया। ओके। और तभी भी झंडे साहब के पास उस एरिया का चार्ज था। हाँ। तो झंडे साहब ने वो जुलूस वो रोक, क्या दगड़ी चाल से जब निकल के चौपाटी की तरफ जाते हैं मूर्ति लेके, तो जी जी, अगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने से निकलना पड़ता है। हाँ वो वही रूट था हाँ। वो जुलूस का। तो झंडे साहब को जब पता चला कि इस जुलूस में बाबू रेशिम जो मर चुका है उसका एक बड़ा सा कटआउट पोस्टर भी लगाया गया है हाँ। पब्लिक में, तो झंडे साहब ने सबसे पहले उस जुलूस को रोका हाँ। और वो जुलूस कैंसिल करने के लिए बोला। तो उसमें थोड़ी सी भगदड़ हो गई, तो उन्होंने हल्का लाठी चार्ज किया। ओके। अब इसके 2 दिन बाद क्या हुआ, वो जुलूस कैंसिल करवाने के बाद वो दगड़ी चाल के लोग या अरुण गवली वगैरह ये बाला साहेब ठाकरे के पास पहुंच गए थे। ओके। और उन्होंने बाला साहेब ठाकरे से कंप्लेंट किया कि ये जो ऑफिसर है मधुकर झंडे, हाँ। ये हमारा जुलूस आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, हमारा जुलूस इन्होंने कैंसिल करवाया। हाँ। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी के फंक्शंस या प्रोग्राम होते हैं उनमें सपोर्ट करते हैं। ओके। ऐसा कंप्लेंट अरुण गवली ने बाला साहेब ठाकरे के पास किया। तो बाला साहेब ठाकरे का जो न्यूज़पेपर आता है शिवसेना का सामना, हाँ। उसमें दूसरे दिन एक आर्टिकल छापा गया बड़ा सा, हाँ। जिसमें झंडे साहब का जो सरनेम है झंडे, हाँ। हाँ, उस पे मखौल करने के लिए लिखा गया कि ये हरी झंडी है। मतलब मराठी में ऐसा लिखा गया कि ये हिरवे झंडे, अच्छा, हरा झंडा। ये हरा झंडा है। ओके। तो वो आर्टिकल पढ़ने के बाद मधुकर झंडे साहब ने बाला साहब ठाकरे को एक 48 पेजेस का लेटर लिखा। ओके। हाँ, 48 पेजेस का बड़ा लेटर लिखा, और उसमें मधुकर झंडे साहब ने बाला साहब ठाकरे को ये कहा कि ये जो गैंगस्टर आपके पास आए थे, हाँ। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ। इन लोगों ने बाबू रेशिम जो कि एक कुख्यात गैंगस्टर था, उसका बड़ा सा कटआउट देवी के जुलूस में लगाया था विसर्जन के। हाँ। तो इससे सोसाइटी में सही मैसेज नहीं जाता है, गलत मैसेज तो जाता है। देवी बड़ी है या बाबू रेशम बड़ा है? हाँ, तो यही बात उन्होंने बाला साहब ठाकरे को अपने लेटर में एक्सप्लेन की। ओके। तो दूसरे दिन बाला साहब ठाकरे ने वो 48 पेजेस का लेटर एज इट इज अपने पेपर में छाप दिया सामना में। ओके। ये किस्सा झंडे साहब ने बताया। फिर बाला साहब ठाकरे की और उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। ओके। ओके। ये सब किस्से झंडे साहब ने एक्सप्लेन किए उस इंटरव्यू में। ओके। ये बात है। और कुछ खास बात, कुछ क्राइम नहीं, के फील्ड को लेके? एक और बात उन्होंने डिस्कस की थी, मुझे अभी याद आई। वो आमिरजादा और आलमजेब ने वो शक्ति फिल्म के प्रोड्यूसर मुशीर रियाज का जो किडनैपिंग किया था, हाँ। हाँ। हाँ, तो वो आमिरजादा को
गुजरात से पकड़ने के बाद उन्होंने जो हथियार और वो एक्सटॉर्शन के पैसे रिकवर किए ना 2 लाख रुपए, हाँ तो वो 2 लाख रुपए उन्होंने मुशीर रियाज को वापस कर रहे थे झंडे साहब। हाँ तो मुशीर रियाज ने उनको उस टाइम 20,000 रुपया ऑफर किया था ओके खुशी से। तो झंडे साहब ने वो 20,000 रुपया लेने से इनकार कर दिया हाँ और उन्होंने मुशीर रियाज से कहा था कि जब तुम्हारी फिल्म रिलीज हो जाएगी हाँ तो हमारे पुलिस ऑफिसर्स की या पुलिस वालों की जो फैमिलीज है उनके लिए उस फिल्म का शो आप फ्री में रखना। हाँ वेलफेयर फंड के लिए, पुलिस वेलफेयर फंड। हाँ, पुलिस वेलफेयर फंड के लिए। एक उन्होंने पुरानी मेमोरी ये शेयर की उस इंटरव्यू में। ओके तो उस थिएटर में पुलिस वालों को और उनकी फैमिली को फ्री में फिल्म दिखाई गई और उस दिन उस थिएटर का जो कैंटीन था हाँ वो भी पुलिस वाले और उनकी फैमिली के लिए फ्री में रखा गया था। ओके। ये पुरानी मेमोरी उन्होंने शेयर की। तो दोस्तों सुना आपने कि कैसे मधुकर झंडे ने एक बार फिर बड़ा खुलासा किया कि साबिर के कत्ल में मानिया सुरवे शामिल नहीं था। जो ये झूठ और असत्य फैलाया गया सिर्फ अपनी किताब बेचने के लिए या फिल्म चलाने के लिए या कुछ भी कारण हो सकता है, उसमें सच्चाई नहीं है। पर मैं बहुत बार कह चुका हूँ, इसमें उस पत्रकार का, हुसैन ज़ैदी का कसूर नहीं है। उसने कहीं भी नहीं कहा कि वो एक अंडरवर्ल्ड का इतिहास लिख रहा है। उसने कहा कि वो तो गल्प लिख रहा है, वो एक मिली जुली कहानी सुना रहा है जिसमें थोड़ी गपशप भी होती है, मिर्च मसाला भी होता है, और ये एक नावल की तरह है जिसको, जो क्राइम बेस्ड नावल होते हैं उस तरीके की उनकी रचना है। मेरी उनसे कोई शिकायत नहीं है। मधुकर झंडे को शिकायत हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि हर आदमी को अपनी बात अपने तरीके से कहने की आज़ादी है। अब ऐसा ऐसा हकीकत आज नहीं तो कल सामने आ ही जाती है, और ये बात पहले इंस्पेक्टर इसाक बागवान ने क्लियर किया था। सबसे पहले हमने ये भरम तोड़ा था कि उस कत्ल में, साबिर के कत्ल में मानिया सुरवे का कोई हाथ नहीं था, और हमने वो गवाह आपके सामने पेश किया था जो उस दिन वो एम्बेसडर गाड़ी चला रहा था, अकबर लाला। अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी आवाज़ में आपने पूरी कहानी सुन ली थी। खैर, कंट्रोवर्सी चलती रहती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं, बढ़ भी जाती हैं, पर एक ना एक दिन वो पूरी हकीकत सामने आ ही जाती है। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।